हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। तो आज हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट को, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो बेसिकली ये हैं क्या, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी आपको जैसे समझ में आ गई। प्राइमरी मतलब पहला, फर्स्ट, और सेकेंडरी मतलब सेकंड यानी दूसरा। तो कुछ मेटाबोलाइट्स ऐसे हैं जैसे कि कोई रिएक्शन कैरी आउट हुई, जो रिएक्शन कैरी आउट हुई तो उसमें हमारा एक तो प्राइमरी चीज़ है जो हमें चाहिए, प्रोडक्ट बन गया। उस प्रोडक्ट को बनने के बाद हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना लेते हैं जो यूज़फुल नहीं होते हमारे लिए, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे बाय प्रोडक्ट उसको निकालते हैं। तो उनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रूप में प्लांट्स के अंदर देखते हैं या किसी बॉडी के अंदर देखते हैं, तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। वो मेनली वो एज ए बाई प्रोडक्ट होते हैं, मेनली एज ए बाई प्रोडक्ट, नॉट ऑलवेज मेनली। तो इसको हम अब लाइन टू लाइन कवर करेंगे कि इसके अंदर ये कह क्या रहा है, और हम देखेंगे कि कौन से प्राइमरी हैं और कौन से सेकेंडरी हैं। तो द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द आइसोलेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ कंपाउंड, जैसे मैंने आपको बताया, थाउजेंड ऑफ कंपाउंड स्मॉल बिग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म डिटरमाइन देयर द स्ट्रक्चर इट इट इज पॉसिबल टू सिंथेसिस। देखो इसके अंदर क्या कहा है कि हमने केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हजारों कंपाउंड एक छोटे बड़े किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जिंदा ऑर्गेनिज्म से निकाले, और हमने उनके स्ट्रक्चर देखे जितना पॉसिबल हो सकता था उतने लेवल पे, कि भाई वो कैसे बनते हैं, उनकी सिंथेसिस कैसे चलती है, और ये सब कुछ हमने देखा। तो इस पैराग्राफ के अंदर तो यही बताया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इफ़ वन वर टू मेक लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल सॉरी, सच लिस्ट वुड हैव थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ बिल्कुल, उनके पास हज़ारों ऐसे वो मिलेंगे, जैसे अमीनो एसिड मिल गई, शुगर मिल गई, या फिर भाई कोई अनदर एसिड मिल गया, कोई विटामिन मिल गई, कोई मिनरल मिल गया, ऐसे बहुत से हज़ारों केमिकल कंपाउंड आपको, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड। मिनरल्स इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखिए वो इनऑर्गेनिक में आता है। तो ऐसे हज़ारों आपको कंपाउंड मिल जाएंगे। फुल द रिएक्शन दैट गिवन इन सेक्शन, अच्छा अब ये देखिए सेक्शन 9.10 हम आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर जो रिएक्शंस कैरी आउट दे रखी हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। बस फिलहाल ये देख लीजिए कि ये रिएक्शंस कैसे होती हैं। भाई मान लीजिए आपको कोई रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर चलते हैं, तो आपको ग्लूकोज बनाना है, C6H12O6। तो इसके लिए क्या यूज़ पड़ेगा भाई, इसके लिए H2O प्लस, इसके लिए CO2, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये आपको उससे ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसके साथ आपका 6H2O और भी निकलता है, वो ऐसे बाई प्रोडक्ट होता है। तो हम ये आगे जो प्लांट पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे, तो जो H2O है वो प्लांट यूज़ कर लेता है तो उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं बोलेंगे। अगर प्लांट उसको यूज़ नहीं कर पाता और प्लांट के लिए वेस्टफुल होता तो उसमें उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोल देते। कई बार जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत हेल्प करते हैं, केमिकली डिफेंस। अब मान लीजिए कोई ऐसा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो जहरीला हो, जो थोड़ा खाने के अंदर टेस्टफुल ना हो, थोड़ा बिटर सा होता, कड़वा हो, तो क्या करेंगे प्लांट उसको अपने लीफलेट पे या फिर अपने अंदर केमिकली स्टोर कर लेंगे। अब जैसे कोई जानवर आएगा उनको बाइट करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ भाई ये कड़वा है, ये बेकार प्रोडक्ट है, इसे हानि हो जाएगी, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में काउंट कर लेते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म भी होते हैं, हम पढ़ते हैं आगे। फॉर रीजन दैट गिवन, ये हमारा हो बायोमोलिक्यूल मेटाबोलाइट्स इन एनिमल टिश्यू वंस नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड 9. देखो अब ये क्या कह रहा है, इसके अंदर जो हमने बायोमोलिक्यूल पढ़े यानी मेटाबोलाइट्स जो पढ़े, जो बायोमोलिक्यूल मेटाबोलाइट्स है जो कि रिएक्शंस होती हैं कैरी आउट होने के ऊपर, मेटाबोलाइट जो प्रोडक्ट बन रहे हैं या इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो एनिमल टिश्यू या फिर अदर कोई भी प्लांट टिश्यू, तो कोई भी अलग अलग कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड किया है। उन अलग अलग कैटेगरी को हमने कैसे नाम दिया है, किस बेसिस के ऊपर वो डिवाइड किए गए हैं, तो उनका केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर देखे गए हैं कि भाई किसी का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, किसी का कैसा है। तो उस केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर हमने उन प्रोडक्ट्स को रखा गया है। दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी, यानी कि अगर जो डायरेक्ट रिएक्शंस में कैरी आउट हो रहे हैं, जो डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गए, जैसे शुगर हो गई, तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। हाउएवर व्हेन वन एनालाइज ए प्लांट फंगल या माइक्रोबियल सेल वन वुड सो थाउजेंड ऑफ कंपाउंड, दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जब आपने देखा, एनालाइज किया किसी प्लांट को,
फंग को या माइक्रोबियल सेल को, तो हमने उसके अंदर हज़ारों कंपाउंड निकले और उसको हमने सब एनालाइज करके क्या कहते हैं भाई प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म में जो पार्ट कर रहे हैं, टेक इन पार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर घूम रहे हैं, तो उसको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलेंगे। लाइक अल्कोइड, फ्लेवोनोइड, रबर, इसेंशियल ऑयल एंड एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स एंड गम स्पीसीज, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ये देखिए इसने एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल क्या दिए हैं कि जैसे कि रबर हो गया, अल्कलॉइड्स हो गए, या ऑयल हो गया, या कोई एंटीबायोटिक हो गई, कोई कलर का पिगमेंट हो गया, कोई गम हो गई, कोई स्पाइस हो गई, तो ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये इनकी डिफेंस में काम करेंगे। अब याद रखिए, ये इनकी डिफेंस। और ये टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये आपसे हमेशा पूछेंगे टेबल हमेशा। तो जैसे कि इसने पहले मैं आपको एग्जांपल सा चलता हूँ भाई, एल्कलॉइड दिया, तो एल्कलॉइड एक टाइप ऑफ केमिकल है जो मॉर्फिन और कोडिन जैसे जो हमने स्ट्रक्चर देखे, तो एक स्ट्रक्चर को नाम दिया हमने मॉर्फिन। तो मान लो कोई ऐसा था मेटाबॉल, कोई ऐसा केमिकल था जिससे हेलुसिनेशन हो रही है, या फिर जिससे फीलिंग ऑफ फुलनेस हो रही है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस हो रही है उसको, तो मॉर्फिन वगैरह दे दिया, जिससे थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, कोडिन दे दी। तो ये सब एक टाइप ऑफ केमिकल्स हैं, यानी कि इनको क्या कहेंगे, एल्कलॉइड्स। अब आते हैं टेट्राफिनॉइड्स, तो इसके अंदर मोनोटेट्राफिन, डाइटेट्राफिन, ट्राई और प्राइमरी और ऐसे ऑक्टा तक पहुँच जाती हैं ये। तो ये टेट्राफिनॉइड। इसेंशियल ऑयल हो भाई, लेमन ग्रास ऑयल, ये नाम से पता चल रहा है भाई लेमन ग्रास ऑयल क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। टॉक्सिन्स हो गए जैसे कि रूबिन, रिसिन, इनको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉक्सिन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्कलॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एक ये पॉली सब्सटेंस, जैसे कि भाई पॉलीमरिक सब्सटेंस, रबर, गम, सेलुलोज, ड्रग्स, लेसिथिन, लगभग सारे इंपॉर्टेंट। आप जैसे कि अब ये आप देखोगे टेट्राफिनॉइड्स है, तो यानी टेट्रा मतलब मल्टीपल हो गई, तो मोनोटेट्राफिन्स, डायटेट्राफिन्स, तो डायरेक्ट नेम से पता चल रहे हैं। एल्कलॉइड्स के अंदर आपको याद करना पड़ेगा कि भाई कोडिन, मॉर्फिन, लेसिथिन में भाई जैसे कॉनकेवलिन ए हो गया, ड्रग्स के अंदर हो भाई क्यूक्रीमिन हो गई, वेनबलस्टीन हो गई, पॉलीमरिक सब्सटेंस भाई रबड़, गम, सेलुलोज, ये पॉलीमर है। पॉलीमर जैसे ये सेलुलोज हो गया पॉलीमर, किसका पॉलीमर हो गया भाई, ग्लूकोज का पॉलीमर हो गया, अल्फा 6 चेन है या बीटा 1,4 चेन है, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ उनके अरेंजमेंट होगी केमिकल्स की, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब के सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। ये डायरेक्ट यूज में नहीं होते प्लांट के, पर इनडायरेक्टेड होते हैं, ये डिफेंस वगैरह मैकेनिज्म में इनका बहुत रोल होता है। तो वाई प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफिकल फंक्शन एंड प्ले रोल इन द रोल ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी। जैसे मैंने बताया भाई, नॉर्मल जो बिहेव कर रहे हैं नॉर्मल, जो प्राइमरी उसके उसी के कहीं जो वो डायरेक्ट यूज़ में आ रहा है उसके। वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल द सेकेंड। देखो अब इसने क्या किया कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट तो बना, पर अभी तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए कि हम हर एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बता सकें कि प्लांट ने क्यों बनाया, या वो उसने अंदर स्टोर क्यों किया। ये आज तक हम अननोन है, ये आप याद रखिएगा कि अभी तक टोटल डिस्कवर नहीं हुए भाई, काफ़ी डिस्कवर भी हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, पर सभी के सभी डिस्कवर नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि जो जो आपने कभी देखा भी हो, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, तो उनके अंदर से एक वाइट जब आप उनकी लीफ कट कर देते हो, या फिर आप उनके पत्ते कट कर देते हो, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक वाइट सा मिल्की सा सब्सटेंस निकलता है। जो मिल्की सब्सटेंस है वो एक टाइप से कार्डियोवेस्कुलर के ऊपर इफेक्ट करता है, यानी कि डायरेक्ट हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है। वो किसी बॉडी के लिए डायरेक्ट हार्ट अटैक का भी काम कर सकता है। तो वो उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म हुआ, तो हमने उसका पता लगा लिया। और जैसे हमने मॉर्फिन का पता लगा लिया, भाई मॉर्फिन से क्या हो गया, एडिक्टिव हो जाओगे आप, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस होने लगेगी। या कहीं मतलब जैसे कोई घोड़ा आ गया और उसने मॉर्फिन वाला जो एल्कलॉइड है, जो प्लांट के अंदर मॉर्फिन है, वो खा लिया, तो अब उसको क्या है, हेलुसिनेशन होने लग जाएगी, तो अगली बार से वो कभी नहीं खाएगा उसको। तो ये ऐसे होते हैं इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। हाउएवर मैनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन। हाँ, जैसे कि भाई बहुत से क्या किया है, जैसे कि अब गांजा देख लीजिए, जो सबसे मोस्ट कॉमन प्लांट है हमारा, जो गंगा से लगते हुए जैसे बिहार, झारखंड और इससे निकलते हुए यहाँ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब की तरफ जो ये हैं, इस इलाके में सबसे ज़्यादा मिलते हैं ये।
तो ये है क्या, ये भाई नियर बाई वाटर बॉडी के मिलेंगे जहाँ थोड़ा रेन वेन हो। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से अपना डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। तो अब हमने क्या किया, उसको एज ए पर्पज़ ले लिया कि भाई उसके से हमने दवाई बनी, ड्रग्स बनाई, या पेनिसिलिन मान लीजिए। फंगी ने क्या किया कि एक मेटाबोलाइट बना जिससे वो आउटर अपने चारों तरफ किसी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होने देगा। तो वो तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म था, पर हमने उसको क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया पेनिसिलिन को, और हमने अपने बॉडी में इंजेक्ट करके बैक्टीरिया से लड़ गए, और हम बुखार जो हमारे भी फीवर होता है उससे नॉर्मल हो गए। तो ये सब उसका यूज़ है। जैसे कि रबर ड्रग्स, जैसे कि हमने जो स्पाइसेस खाते हैं, लौंग वोंग है, तो ये सब कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट में काउंट होते हैं। पिगमेंट्स हो गए जिनसे हम कलर ले लेते हैं। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन द, वो हम बाद में पढ़ेंगे। देखो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। आई होप आपने ये समझा होगा ये सारा का सारा कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो ये मैंने आपको बताया टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। देखो अब रियल में स्टार्ट हो रहा है आपका बायोमोलिक्यूल। अब तक जो आपने पढ़ा है वो क्या है कि भाई फंक्शंस हैं कि भाई कैसे क्या बायोमोलिक्यूल होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं। और अब आप पढ़ोगे कि जो बायोमोलिक्यूल है उसमें मैक्रो और माइक्रो दो चीज़ पढ़ी थी हमने। तो जो मैक्रो है यानी कि जो बिग बायोमोलिक्यूल है, जिनको बड़ा बायोमोलिक्यूल, वो कौन कौन है और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका वर्क क्या है, या केमिकली कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये सब कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे। देयर इज़ वन फीचर कॉमन ऑल दिस कंपाउंड, यानी कि जितने भी मैक्रो मोलिक्यूल हैं बायो के, वो सारे के सारे क्या था, एसिड सोल्यूबल। ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल, इनमें कॉमन था। दे हैव मोलिकुलर वेट रेंज फ्रॉम 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन। अप्रोक्सीमेटली कितने से कितने हैं भाई, 18 से 800 डाल्टन। डाल्टन ये यूनिट का नाम है। तो 18 से लेके 800 डाल्टन तक थे, वो एसिड सोल्यूबल पूल थे। अब देखिए नेक्स्ट, द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन है ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब जो हमने निकाला तो मैंने कहा था कि भाई कुछ मोलिक्यूल्स ऐसे हैं जो भाई जो एसिड के अंदर घुल नहीं पाए थे, और यानी कि बेसिकली वो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स टाइप बिहेव कर गए थे उस वक्त। या कोई बड़े मोलिक्यूल है तो वो छलनी में से जो हमने कॉटन का वो पीस ऑफ चीज़ क्लॉथ लिया था उससे नहीं निकल पाए। तो इस प्रकार से कितने मोलिक्यूल हमारे पास टोटल, ओनली 4। अब 4 मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखो एक तो फैट हो गया, आपको डायरेक्ट पता है कि वो घुल नहीं पाता। एक आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपको पता है कि भाई वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। एक प्रोटीन, आपको वो पता है भाई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। एक आपका हो गया भाई न्यूक्लियोटाइड्स, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स भी मिलते हैं। तो आप बोलोगे कि भाई ये 4 ही मेन है, तो आप बोलोगे भाई फैट तो छोटा छोटा है। तो मैं बता रहा हूँ आगे बताएगा भी कि भाई फैट वैसे तो मॉलिक्यूल छोटा है पर स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा हेल्प यही करता है, और नॉन पोलर होने की वजह से भी ये उसके अंदर घुल नहीं पाया और ऊपर ऊपर रह गया। तो एक्सेप्शन केस भी है बट इसको काउंट करते हैं। अब चलते हैं आगे। द एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन ओनली द 4 टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड यानी कि मैंने जो बताया आपको, लिपिड यानी कि फैट। दिस क्लासेस ऑफ द कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, लिपिड कौन होता है, एक्सेप्शन है, हैव मोलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन। कितना है, 10,000 डाल्टन एंड अबव, ज़्यादा 10,000 है या इससे ऊपर का इसके पास वेट है, और फिर भी इसको इसमें रखा गया है। क्यों, आप ये बताएगा। फॉर दिस इज वेरी रीजन बायोमोल केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप, वन विच हैव द मोलिकुलर वेट लेस देन द 1000। देखो अब ये कहेगा जिसका 1000 डाल्टन से नीचे है या 1000 डाल्टन से ऊपर है, उनके बेसिस पे बताएगा कि क्या हो रहे हैं। तो वन विच हैव द मोलिकुलर वेट लेस देन द 1000, सॉरी मैं गलती कर गया, 1000, 1000, 10 नहीं सॉरी 1000, एंड आर यूजुअली रेफर टू एज द माइक्रो मोलिक्यूल। जो इनसे नीचे हैं वो सारे माइक्रो, वाइल दोज विच फाउंड इन द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन आर कॉल्ड द मैक्रो, यानी कि जो उसके अंदर घुल नहीं पाई उनको हमने मैक्रो बोल दिया, जो घुल गए वो माइक्रो बोल दिया। तो इसके अंदर यही है, द मोलिक्यूल इन द इनसोल्यूबल फ्रैक्शन विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड। किसका, लिपिड का एक्सेप्शन।
फॉर पॉलीमरिक सब्सटेंस, यानी कि वो जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर पाया था हमें, वो कोई बड़ा मॉलिक्यूल एज नहीं सच मिला था। देन वाई डू लिपिड दोज मोलिकुलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन से ज़्यादा एक्सीड भी नहीं कर पाए, केम अंडर द एसिड इंसॉल्युबल, वो एसिड इंसॉल्युबल में नहीं रहा ना, सॉरी एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में काउंट कर लिया गया, तो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में काउंट कर लिया गया। लिपिड इंडेटेड स्मॉल मोलिकुलर वेट, उसके पास मोलिकुलर वेट भी इतना नहीं है, फिर भी हमने उसको कंसिडर कर लिया। तो ऐसा क्यों किया, अब ये बताता है उसके बारे में डिटेल में। तो मैंने आपको पहले बता दिया भाई वो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और वो स्ट्रक्चर मोलिक्यूल है, और वो वैसे भी इनसोल्यूबल होता है, तो पोलर मोलिक्यूल नहीं है, वो नॉन पोलर मोलिक्यूल है। कंपाउंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन द एज सच ऑल्सो अरेंज इन द स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। वैन इट ग्राइंड द टिश्यू वी डिस्टर्बटेड द सेल स्ट्रक्चर, हमने सेल स्ट्रक्चर तोड़ दिया, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस, छोटे छोटे वेसिकल्स के अंदर फॉर्मेशन हो गई, बड़े से छोटे छोटे वेसिकल बन गए, विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल, यानी कि वो पानी में सोल्यूबल नहीं थे। देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट फॉर्म द वेसिकल एंड गेट सेपरेटेड अलोंग विद द एसिड इनसोल्यूबल, तो एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर मैंने आपको बताया है। इन द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, आप ये याद कर लीजिएगा या आप रट लीजिएगा, जो सोचे कि लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली, यानी कि वो ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं है कि बस वो मैक्रोमोलिक्यूल ही है, कुछ जगह उसको माइक्रो भी, मतलब कुछ साइंटिस्ट नहीं मानते उसको मैक्रो, कुछ उसको आज भी माइक्रो मानते हैं, बट ये डिबेट तो आपको पता है हमें चलती रहेंगी, तो हमें तो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है। तो लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, हाँ हम उसको मैक्रोमोलिक्यूल में पढ़े जरूर गए, पर वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल है नहीं। तो मैंने आपको बता दें क्यों नहीं, क्योंकि भाई ये नॉन पोलर मोलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मोलिक्यूल पोलर मोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाए, एसिड के अंदर नहीं घुल पाया, तो उसको मान लिया बस सिंपली। द एसिड सोल्यूबल पूल प्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, लगभग साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन थे उसके अंदर। द मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनली बिकम द एसिड्स इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आ गई, टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द, भाई देखो हमने तोड़ दिया इसको, अब सेल डिस्ट्रप्ट कर दी, तो सेल के अंदर कुछ ER की भी थे, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी थे, कुछ लाइसोसोम्स बॉडी भी थी, या गोल्गी बॉडी भी थी, ये सब डिस्ट्रप्ट कर दिया, हमने तोड़ दी, इसको बिल्कुल बखेर दिया। तो कुछ उसके अंदर घुल भी नहीं पाए, कुछ एक्सीड भी नहीं कर पाए, कुछ इंसोल्यूबल रह गए फ्रैक्शन के अंदर, तो ये सब कुछ ऐसे डिस्ट्रप्ट हो गया। तो इनके बेसिस पे हमने ये निकाला। तो अब ये कहते हैं समरी में हमने पढ़ा क्या, भाई आपको भी ये लग रहा होगा कि भाई हमने जॉब दी, तक मैंने जॉब को डिटेल दी, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था। भाई उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आप ये मान लीजिए कि भाई लिपिड इज नॉट ए स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, बस इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट लाइन एक यही है। दूसरी बात इसके अंदर कि जब हमने तोड़ा तो वो किस फॉर्म में थे, वेसिकल्स की फॉर्म में, वो आपको पता क्या ऑप्शन देगा, ट्यूब्यूल्स, कि जब हमने सेल को डिस्ट्रक्ट किया तो वो ट्यूब्यूल्स फॉर्म में आ गए, या हमने उसको कहा जब डिस्टर्ब किया तो वो उसके कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं थी, वो इरेगुलर शेप के हो गए थे। तो आप ये याद कर लिए भाई वो कैसे शेप में आए थे, वेसिकल्स की ही शेप में आए थे, क्योंकि आपको पता है भाई जो वेसिकल्स होते हैं वो लेस अमाउंट ऑफ स्पेस लेती हैं, लेस अमाउंट ऑफ स्पेस लेती हैं, इस वजह से वो स्फेरिकल हो जाती हैं, और उसको वेसिकल्स, इनके अंदर उसको वेसिकल्स बोल दिया जाता है, ताकि वो इंटरेक्ट कम से कम कर पाएँ अपने साथ के मोलिक्यूल से। इन समरी वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू अरेंज, हमने देखो इसको कहा कि भाई वो कितने निकले कितने नहीं निकले, इन बेसिस के ऊपर हमने दिया। तो पिछले बार आप ये चीज़ देखिए भाई 18 डाल्टन से 800 डाल्टन तक एसिड सोल्यूबल थे, जिनके 1000 डाल्टन से उबव हो रहे थे उन सबको हमने एज ए मैक्रोमोलिक्यूल काउंट किया था। जो 1000 डाल्टन से नीचे आ रहे थे, लगभग 800 डाल्टन तक आ रहे थे, उनको हमने सबने एसिड सोल्यूबल काउंट किया था। अब आते हैं इसके ऊपर, मैं पहले इसको रब कर देता हूँ कंप्लीट को। तो अब आते हैं इसके ऊपर। तो अभी देखिए सेल का कंपोजिशन क्या क्या निकल के आए, ये निकल के भाई 90% तक तो वाटर है उसके अंदर, 15% तक प्रोटीन, 10 से 15 प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट 3% है, 2%। अभी देखिए सबसे ज़्यादा है क्या क्या उसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, और सबसे ज़्यादा उसके अंदर क्या है, प्रोटीन 10 से 15%, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड, आयंस 1%, सबसे ज़्यादा पानी। तो वो आपसे पता क्या पूछेगा, वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग है द मोस्ट अबंडेंट फाउंड इन द
सेल, तो आप क्या करोगे, आप प्रोटीन पे टिक करोगे क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा दिखा रहा है 10 से 15%, या फिर वो कहेगा गायब कर देगा और आइंस डाल देगा। भाई मान लीजिए प्रोटीन गायब कर देगा और आयन डाल देगा, जैसे मान लीजिए प्रोटीन गायब कर दिया और लास्ट के 4 ऑप्शन दे दिए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और आइंस, और आपसे पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग है द मोस्ट अबंडेंट इन द सेल और सेलुलर मास, तो आप क्या करोगे भाई, आपको पता है आयन तो आएगा नहीं, तो आप क्या करोगे भाई, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, तो आप सोचोगे भाई सबसे ज़्यादा हम ग्लूकोज इंटेक करते हैं, तो शायद सेल के पास सबसे ज़्यादा ग्लूकोज होगी, पर यहाँ आप गलत हो जाओगे। सबसे ज़्यादा अपने पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड कंपेयर टू लास्ट फोर को कंपेयर करें भाई, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लिक एसिड है। तो सबसे पहले प्रोटीन, फर्स्ट, सेकंड न्यूक्लिक एसिड, थर्ड कार्बोहाइड्रेट एंड फोर्थ वन इज़ लिपिड। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए, मैंने आपको एक बार समझा भी दिया है। तो जैसे कि ये है, तो इनको टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये कंप्लीट इस टाइप से इसे टेबल को याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम पहले मैक्रोमोलिक्यूल के ऊपर। जो हमारा पहला मैक्रोमोलिक्यूल वो क्या है, प्रोटीन आर द पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। दे आर द लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड शोन इन द फिगर। लो आगे फिगर दे रखा, उसको बता दूँ क्या है कि लीनियर चेन है, लंबी चेन हो गई, किसकी चेन है, अमीनो एसिड की। मैं जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको अमीनो एसिड भी देखिए, तो ये एक अमीनो एसिड हो गई, तो इस तरफ मान लीजिए एन है, इस तरफ सी, फिर एन सी, तो ये सी और एन के बीच सॉरी थोड़ा जुकाम चल रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। तो एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन, इन दो के बीच में एक बॉन्ड जुड़ रहा है, बॉन्ड बन रहा है। वो बॉन्ड किससे बन रहा है, H2O को रिमूवल से। लगभग जितने बॉन्ड हैं आप देखोगे तो H2O के रिमूवल से ही वो बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये ऐसा कोई बॉन्ड बन रहा है जो दो अमीनो एसिड्स के बीच में बनता है। तो एक का कार्बन हो गया, सेकेंड अगले का नाइट्रोजन हो गया, एक का कार्बन नाइट्रोजन। तो ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। हाँ भाई बिल्कुल, एज देयर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। कितनी हो गई, 20 प्रकार के अमीनो एसिड। तो 20 की 20 कैसी अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे, हिट्रो। तो ये कैसा हो गया, एक हिट्रो पॉलीमर हो गया। भाई 20 अमीनो एसिड अलग अलग है और सभी एक साथ कंबाइन हुए हैं। सॉरी, ये तो है नहीं कि भाई ग्लाइसिन है, ये वेलिन है, या सीरिन है। ग्लाइसिन भी है, वेलिन भी है, सीरिन भी है, ट्रिप्टोफैन भी है, और भी अदर टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हैं, फिनाइलएल्निन है, तो सभी हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे भाई, हिट्रोमोलिक्यूल है एक। आगे यही लिखता है, देखो इसने एलेनिन, सिस्टीन रेजिड्यू किसका है, सल्फर, प्रोलिफरीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन ल्यूसिन आर बेसिक अमीनो एसिड। ए प्रोटीन इज ए हेट्रोपोलीमर नॉट ए होमोपोलीमर। वो आपको जरूर दिखेगा क्वेश्चन में कि प्रोटीन क्या है, हेट्रोपोलीमर, होमो नहीं। ए होमोपोलीमर हैज वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग यूनिट। मैंने आपको बताया, जैसे शुगर जोड़ दी मैंने, मान लीजिए ग्लूकोज जोड़ रखा है, तो क्या हो गया, ये सेलुलोज हो गया, ये क्या हो गया, होमोपोलीमर हो गया। भाई बेसिक यूनिट तो ग्लूकोज ही हुई और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फिक्स है, तो उसको हम होमोपोलीमर बोल देंगे। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेंट इज इम्पोर्टेंट इन लेटर न्यूट्रिशन लेसन यू विल लर्न। ये बस वो बता रहे कि भाई पीछे आप इन्हें इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। मैं इससे पहले आपको ये बता देता हूँ, जैसे कैलोजन है, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी रिसेप्टर एंड ग्लूट। तो शायद 2018 या 19 के नीट में आया था ग्लूट 4। तो उसके अंदर पता क्या दिया था, उसके अंदर डाइट ये दे दिया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेप्टर फॉर इनटेक या फिर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ऑफ ग्लूकोज हेल्प। तो उसके अंदर पता क्या दिया, एक ग्लूट 4 दिया था ऑप्शन, एक उसने दे दिया था कोई अदर ऑप्शन। तो ऐसे 3 ऑप्शन दिए थे जो बिल्कुल ही एनसीईआरटी से बिलोंग नहीं कर रहे थे, पर एक ऑप्शन था जो एनसीईआरटी से बिलोंग था। मतलब जिस बंदे ने ग्लूट 4 पढ़ा होगा यहाँ, वो 100% ठीक करके आया होगा। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि कभी भी एनसीईआरटी से बाहर आपसे कभी भी नीट के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ईच एंड एवरी लाइन
एनसीईआरटी की यदि आपको याद है, लर्न है, समझी है, पढ़ी है, तो आप कभी भी जीवन में नीट का एग्ज़ाम के अंदर बायो के बेसिकली बायो उसके अंदर आप मात नहीं खाओगे, आपको हमेशा याद रहेगी। तो इसको याद ज़रूर करना भाई। कैलोजन क्या है? एक इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। किसका है? प्रोटीन है। ट्रिप्सिन क्या है? एक टाइप ऑफ प्रोटीन जो एंजाइम पे एक्ट करती है, वो आपको आगे पढ़ेंगे भाई, प्रोटीन क्लीवेज में ही काम करती है। इंसुलिन क्या है? एक टाइप का हार्मोन है जो ग्लूकोज का इनटेक करवाता है किसी सेल के अंदर। या फिर एंटीबॉडी आप देखिए, यानी कि जो फाइटिंग एजेंट है आपके, जैसे साइटोकाइनिन, ल्यूकिन 4 हो गया, या फिर अदर और भी मैं आपको बताऊंगा, पर वो हायर क्लासेस के हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। या टीएनएफ लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो साइटोकाइनिन होते हैं। और मॉलिक्यूल एंटीबॉडी के जो काम करते हैं लाइक MHC1, MHC2, तो उनका कोई फ़ायदा तो है नहीं अभी आपको बताने से। या IgA, IgG, IgM, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी जो कि बनी हुई हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर देखिए, सेकेंडरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, जो ये रिसेप्टर होते हैं सेल के ऊपर, जो स्मेल के, टेस्ट के, तो वो किसके बने हुए हैं? वो प्रोटीन के बने हुए हैं। सेंसरी रिसेप्टर हैं वो, तो वो प्रोटीन के बने हुए हैं। GLUT4 मैंने आपको बताया, इनेबल द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। दे हैव ऑल्सो सपोर्टेड थ्रू द डाइट, डाइट से ले लेते हैं। हैंस डेलेटरी प्रोटीन, डाइटली प्रोटीन इन द सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि वो प्रोटीन लिए जाते हैं जिसके अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड है, जो कि बॉडी फॉर्मेशन नहीं कर पाती, जो कि बॉडी उनको प्रोडक्शन नहीं कर पाती, उनको नहीं बना पाती। देयर फॉर अमीनो एसिड कैन बी इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, यानी कि इसेंशियल जो हमें लेनी पड़ेंगी, नॉन इसेंशियल जो नहीं लेनी पड़ेंगी। जो नहीं लेनी पड़ेंगी उनको बॉडी बना रही होगी। द लेटर दोज विच आवर बॉडी कैन मेक while we get essential amino acid through our diet, food, protein carry out many functions in living organism, some transport nutrition across the membrane, जैसे मैंने बताया आपको। GLUT4, some fight infectious organ like antibody, some are hormones like insulin, some are enzyme like trypsin, some substructure as like collagen for the intracellular ground substance, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो इंटरसेलुलर हो गया, और ग्राउंड यानी कि जहाँ पे रिएक्शंस कैरी आउट हो रही होंगी सेलुलोज की, साइटोप्लाज्म की, तो उसको स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के अंदर भी ये हेल्प करता है। तो ये आपको मैंने सब कुछ बता दिया है एज, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये तो हो गया, सॉरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसके ऊपर क्या है? कैलोरीन इन द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, ये याद कर लीजिएगा भाई, ये लिख लीजिएगा। यदि वो पूछे कि एनिमल के अंदर, यानी कि जीव जो हैं, जो एनिमल हैं, जानवर हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्या है? कैलोजन। और वो पूछे कि पूरे धरती के ऊपर, पूरे बायोस्फीयर के ऊपर, तो है उसका भाई रूबिस्को। एक एंजाइम है, तो वो पूरे, ये याद कर लीजिएगा भाई, लर्न, ये हर जगह पूछते हैं आपसे कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट मॉलिक्यूल एनिमल वर्ल्ड में क्या है, तो कैलोजन है। क्या है वो सेलुलर ग्राउंड मैट्रिक्स का काम करता है, वो एक तरीके से फर्श का काम करता है सेल के अंदर। और जो रिबिस्को एक टाइप ऑफ एंजाइम है जो फिक्स करता है ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीजन को पकड़ सकता है और कार्बन को पकड़ सकता है। और प्लांट के अंदर होता है, कार्बन ज़्यादा पकड़ता है, ऑक्सीजन ज़्यादा पकड़ता है। बाइंडिंग कैपेसिटी किसके साथ है, ये हम सब कुछ प्लांट फिजियो के अंदर देखेंगे। फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए भाई, रिबिस्को एक एंजाइम है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो पूरे अगर हम ये देखें कि होल बायोस्फीयर, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, तो वो रिबिस्को है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड। हाँ, पॉलीसैकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, तीनों को ही कवर करने की सोचेंगे। आई होप आप ध्यान दे रहे होंगे एज यूजुअल। थैंक यू।